से आज खड़ी हैं जो ये इमारतें, बेशक बड़े एहतियात से पड़ी है नींव इनकी। कानपुर, वक्त करीब 50 पायदान पीछे का। एक स्थापित औद्योगिक शहर और विकसित होते नगर में जमीन की तलाश का प्रारंभ हो चुका था और उद्देश्य था रखना उस नींव का जिसके आधार से बुना जा सके ताना बाना कुछ बुलंद बेमिसाल कालजयी इमारतों का। यहां बात कर रहे हैं उन रचयिताओं की जो ब्रह्मा नहीं हैं, पर निर्माण और रचना उनका पेशा, जुनून और इबादत है। आइए रूबरू होते हैं सफरनामा से। रोचक सफर कानपुर शहर के वास्तु व स्थापत्य कला का। विचार कौन था कि क्यों ना हम लोग उस सफर की बात करें जो उन आर्किटेक्ट्स ने, उन सीनियर आर्किटेक्ट्स ने इस शहर में शुरू किया, और आज वो शायद हमारे बीच में नहीं है या कुछ होंगे, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें बना करके दिया है जिसपे कि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ आगे अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो सफर कैसे शुरू हुआ और वो सफर चलता हुआ कैसे आज इस मुकाम तक पहुंचा है और उसकी आगे की आने वाली गाथा क्या हो सकती है, उसको डॉक्यूमेंट करने का जब ख्याल आया तो लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, और वो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम हो सफरनामा, विच विल बी प्रीडोमिनेंटली हैविंग the soul which should depict the journey of architecture in city of Kanpur. क्या था बेचने के लिए? अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। आर्किटेक्चर, वास्तुकार, इन भारी भरकम शब्द के पीछे छुपी आत्मा से साक्षात्कार भी बेहद जरूरी है। इस सफर की उड़ान से पहले अहम है समझ पाना आम इंसान के नजरिए से इस पेशे को, जिसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं। जनता जनार्दन को समझाना हो कि एक आर्किटेक्ट का प्रोफेशन कैसे काम करता है, तो वी कैन वेरी इजीली रिलेट इट विद द डायरेक्टर ऑफ अ मूवी। जैसे एक डायरेक्टर जब एक मूवी के बारे में सोचता है, परिकल्पना करता है, तो उसको मालूम होता है कि उसकी ये कहानी है, उसको ऐसे चलानी है और उसको ऐसे खत्म करना है, और उसके साथ में जितनी उसकी पृष्ठभूमि वो बनाता है वो उस कहानी की डिमांड के हिसाब से बनाता है, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए बनाता है, और उसके साथ में जब वो उसको खत्म कर रहा होता है तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि उसको ये कहानी मैसेज क्या देने वाले हैं। तो इसके साथ में वो शुरू करता है, जबकि होता है कुछ नहीं है वहां पर, उसके पास एक ख्याल होता है। बिल्कुल वैसे ही एक आर्किटेक्ट जब एक अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, एक आर्किटेक्ट बेसिकली वो है जो किसी भी तरह की बिल्ट फॉर्म या किसी भी तरह का स्पेशल फॉर्म, जिसको कि हम लैंडस्केप भी कह सकते हैं, ओपन एरिया प्लानिंग भी कह सकते हैं, बड़े स्तर पे अर्बन प्लानिंग भी कह सकते हैं, उसकी परिकल्पना करता है। तो जो परिकल्पना वाला पार्ट है वो एक आर्किटेक्ट का मेन, उसकी आत्मा है, उसका पार्ट है, उसके काम का पार्ट है। किसी भी नई सोच, विचारधारा या बदलाव का आगाज सरल नहीं होता, और कुछ ऐसा ही हुआ ललित कलाओं में से एक वास्तुकला के उद्भव में। आर्किटेक्ट एज ए प्रोफेशन इतना लोग जानते नहीं थे आर्किटेक्ट क्या होता है। दे यूज्ड टू थिंक कि ये इंजीनियर्स हैं जो स्ट्रक्चरल चीज बताएंगे आपको। तो उस समय कोई जानता नहीं था आर्किटेक्ट क्या। आज तो बहुत चेंज हो गया है, अब बगैर आर्किटेक्ट के कोई कुछ करता नहीं है। पहले वो आर्किटेक्ट नाम की चीज समझते नहीं थे, उनके लिए तो मिस्त्री था या कॉन्ट्रैक्टर था या एक सिविल इंजीनियर था दैट विल मेक अ हाउस। दिक्कत ये थी कि क्लाइंट आर्किटेक्ट को तब भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था, फी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो आते थे, बातचीत करते थे, तो जो भी चीज का सेटलमेंट होता था कर लेते थे। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि बिल्डिंग बननी चाहिए, और बिल्डिंग बननी चाहिए, प्रॉपर बननी चाहिए विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग, कंप्लीट आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो हम वो सब ड्राइंग बनाते थे। तो पहले तो क्लाइंट को समझाना,
फिर उसके बाद में उसको जो एग्जीक्यूट कराना है उसमें बहुत डिफिकल्टी थी। उन दिनों आरसीसी वर्क नहीं था, ब्रिक वर्क था, सब ढोला वोला जो कच्चा ढोला बना करता था। तो इसकी वजह से हमें सब आदमी को, क्लाइंट को भी ट्रेन करना पड़ता था और जितने वर्कर होते थे उनको सबको ट्रेन करना पड़ता था। जब मैं लिटरेचर पढ़ता था, आर्किटेक्चर रिलेटेड जर्नल्स देखता था कि जिस तरह का काम ओवरऑल हो रहा है कानपुर के बाहर, उसमें और कानपुर में बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और उसके दो कारण थे कि एक तो वो जो जिसके ऊपर हम आज भी इस आइडिया में काम करना चाह रहे हैं कि वो जो फोकल पॉइंट है वो अवेयरनेस बिल्कुल मिसिंग थी। जैसे मैंने एक्सेस होंडा बनाया है इन ब्लैक, अब हम वो कर सकते हैं। अब पहले चॉइस नहीं थी, क्लाइंट बोलता है वो करेंगे, लेकिन अब चॉइस है। अब साइट्स का साइज बड़ा हो गया है, हैव साइट्स ऑफ 50 एकर्स 90 एकर्स लाइक दैट। पहले तो 50 गज और 500 गज में थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, ना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, ना शटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, ना प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है। उस सारे कॉन्ट्रैक्टर बाहर से, दिल्ली से आते थे। पहले सारी ड्राइंग पेंसिल से बनती थी। वी यूज्ड टू हैव अ ह्यूज बोर्ड, scales and everything, metric units and all the units and so much bulky sort of things. जिस तरह से एक बुलंद इमारत में स्तंभ यानी पिलर्स का विशेष महत्व है, वैसे ही कानपुर में आर्किटेक्ट के पेशे को एक आधार, एक पहचान देने में कई अजीम फनकारों का योगदान रहा। उस वक्त जो जमा चुके थे उसमें थे अशोक अग्रवाल साहब। इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी थी, इनकी आब हवा भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने हम लोगों को बहुत प्रेरित किया और बहुत हेल्प करी, और ये स्टॉलवर्ट रहे हैं कानपुर के, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्हीं की वजह से कानपुर में मॉडर्न आर्किटेक्चर या रियल आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस शुरू हुई। एक कर्वे साहब थे, वो मेरे ख्याल में 86 में या 87 में यहाँ से पूना वापस चले गए थे। वो अपने होम टाउन गए वापस, वो भी प्रैक्टिस करते थे। और मुंजाल साहब थोड़ा सा काम करते थे, करपटे साहब थे। और उसके बाद जो क्वालिफाइड, रियल क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जो आए वो सेठ साहब आए और मनु भार्गव साहब आए। विजय कपूर, मिस्टर कर्वे, मिस्टर शर्मा, छपरा, अग्रवाल, काचरू साहब आए थे नए नए नाइजीरिया से, और सेठ साहब थे आपसे पहले। हाँ, सेठ साहब थे। It was काचरू एंड सेठ वर 73 ग्रेजुएट्स। जब हमने 69 में कानपुर आए तो जिनके हम काम कर रहे थे उनका नाम विजय कपूर था। दूसरे एक आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। जो मिस्टर कपूर यहाँ प्रैक्टिस करते थे, उनके यहाँ कुछ आर्किटेक्ट्स काम करते रहे होंगे जो बात के, जिसको जैसे आपने बोला कि मैं और रवि काचरू और अशोक कुमार। ना अशोक अग्रवाल उस वक्त पहले छोड़ के ऑफिस खोल चुके था, और 6 महीने हम लोगों ने काम किया और वो यहाँ से चले गए। अपनी प्रैक्टिस सब आर्किटेक्ट मेहरोत्रा को देके और मुझे भी उनको सौंप गए। गर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिलो दिमाग में बगावत है जरूरी। कभी पारिवारिक दबाव, कभी समाज का चलन, इन सब के कश्मकश के बीच चुनना उस पेशे को जिसका नाम और काम तक किसी को मालूम ना हो। कम रोचक नहीं रहा उठना उस पहले कदम का, करना इरादा गढ़ने का उन खूबसूरत आलीशान कृतियों का जिनमें था आशियां किसी के सपनों का, जिनमें था मुस्तकबिल किसी उभरते कारोबार का। साहब, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, सर्जन मेरा सपना था। मेरा पीएमटी में उस साल नहीं हुआ है, 73 में। तो मैंने 73 में फिर बीएससी ज्वाइन किया। तो बहरहाल जो मुझे कठिन लगता था वो था मैथमेटिक्स। तो यह इसको पढ़ा जाए, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कि इसमें नहीं पढ़ाई जा सकती।
और फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी और 74 में मेरा सबसे पहले रुड़की का रिजल्ट आया। तो ये हुआ था कि उम्मीद थी कि हो जाएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर मेरी फर्स्ट चॉइस थी। और सेकंड चॉइस इसलिए मैंने सिविल रखी थी क्योंकि पिताजी सिविल इंजीनियर थे। वो ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग करते रहते थे, तो उस डिजाइन से मेरे को इंक्लिनेशन ये था कि ये काम बहुत बढ़िया है, और मेरी स्केचिंग शुरू से मेरा वो रहा। आर्किटेक्चर के टच में हम आए जब हम 7-8 साल के थे, तो मैगजीन आया करती थी हम लोगों के घर में, रीडर डाइजेस्ट। 2 मैगजीन आती थी, एक रीडर डाइजेस्ट आता था और एक लाइफ मैगजीन आती थी। हाँ, एक तीसरी और मैगजीन आती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल ज्योग्राफी। इनके टच में हम रहे। और जब वहाँ मनीराम बगिया से हम यहाँ शिफ्ट हुए स्वरूप नगर में, तो हमारा जो मूवमेंट था यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ हुआ, अच्छे परिवार थे, पढ़े लिखे परिवारों से संपर्क हुआ। तो सबसे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा जो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट एफएल राइट हैं, उनके बिल्डिंग के बारे में निकला। तो जब इंटरमीडिएट के बाद हुआ कि भाई यहाँ कहाँ जाना है, तो सारा परिवार को एक ही था। हमारे ब्रदर भी थे, उन्होंने रुड़की से किया, वो इलेक्ट्रिकल से उन्होंने किया। तो जब हमने दिया, आ गए आर्किटेक्चर में, तो सब परिवार कहने लगा नहीं। और इवन ब्रदर रुड़की में पढ़ते हुए भी उन्होंने कहा नहीं, इसमें इनको आर्किटेक्चर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो आर्किटेक्चर ही पढ़ेंगे। मेरे घर खानदान में दूर दूर तक आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट्स के इस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई नहीं था। और मैं अपने कॉलेज के दौरान कुछ आर्ट फॉर्म्स में काम करता था, उसके अलावा भी कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स में करता था। मैं 1993 बैच का पास्ड आउट हूं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ से। और सच बताऊं तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कानपुर शहर में प्रैक्टिस करूंगा। मेरे दिमाग में था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, वहां प्रैक्टिस करूंगा या किसी आर्किटेक्ट के साथ पहले काम करूंगा। आर्किटेक्ट्स के नाम भी मैंने तय कर रखे थे। आर्किटेक्चर में अपना कैरियर बनाना कब सोचा? मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे कुछ लोग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बट इस टाइप के एम्बिशन हमारे पास नहीं थे। इनके एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जज्बा, हुनर और ऊंचाइयों को नाप पाने की नज़र, माना कि नहीं थी परिस्थितियां माकूल, नहीं थे नज़रिए को समझने वाले। बिखरा हुआ सा था शहर का नक्शा, पर फिर भी पत्थरों और लोहे से खेलने वाले मजबूत इरादे के दिग्गजों ने किया अपना काम और खड़ी की कुछ यादगार मिसालें। हाउसिंग में
तमाम किए हैं, 50 से ऊपर। जैसे सबसे पहले रतनदीप बनाए थे 3 साकेत नगर में, फिर पंचरत्न आया, फिर उसके बाद तो लाइन लग गई। दैट वाज 87 ना। आफ्टर दैट 93 प्रेम रतन वाटिका, फिर एक ऐसा फेज आया जब 8-10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते थे। फिर कमर्शियल में आए, एक्सिस बैंक गुड प्रोजेक्ट, जेएस टावर, वो जिस पे फॉर्चून लगा है नरोला में, शिवसोम टावर, ये सब है। चुन्नीगंज पे रतन स्क्वायर, तो ऑल ऑन माल रोड। मैंने घर बनाया था जिससे मल्टी स्टोरेज, जिसको देख के, इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लॉट, 40 by 40 और एक आर्च है कॉर्नर। तो 40 by 40 आप जानते हैं कितना छोटा होता है, एक 4 फ्लोर्स। जिस समय कपूर साहब प्रैक्टिस करते थे तो कुछ उनकी कोई ऐसी कोई प्रसिद्ध बिल्डिंग जो उस समय बड़ी चर्चा में रही हो कि ये बिल्डिंग कपूर साहब ने डिजाइन की और उसका प्रारंभ। अब इस समय स्वरूप नगर 14 फ्लैट्स हैं जो उनके दिखते हैं, वो आज भी बहुत अच्छे हैं, लोग चाहते नहीं तो 14 फ्लैट्स है गुड। और जो भी बिल्डिंग ब्रिक टाइल फिनिश में बनी हो रेजिडेंसेस, और वो मोस्टली डन बाय हिम। इतिहास गवाह है कि सफलता की ऊंची इमारत में हुनर, लगन, अनुशासन की दरों दीवार के अलावा आत्मविश्वास और उसूलों का ढांचा बेहद अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे ही थे हमारे रहनुमा आर्किटेक्ट। और ये सबक वर्तमान और आगामी पीढ़ी के लिए हमेशा कारगर सिद्ध होगा। जो हमने ड्राइंग बनाई उससे मैं डिविएट नहीं करता था, 1 इंच नहीं डिविएट करता था। और जो ड्राइंग में प्लान होता था, जो एलिवेशन होता था, वो वही बनता था जो ड्राइंग में हमने कर दिया। एक बार हमने जो भी ड्राइंग कंप्लीट कर दी है उसमें डिविएशन नहीं होता था। क्लाइंट बोलता था तो उसको मैं समझाता था। कभी कभी वो नाराज भी हो जाता था कि आप सुनते नहीं हो। हमने कहा नहीं, सुनने की बात नहीं है, बिल्डिंग आपके लिए बना रहा हूँ, पैसा आपका खर्च हो रहा है, उसको हमें ठीक ढंग से खर्च करना है। तो मुझे बिल्डिंग को क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन करना है, सोशल यहाँ का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है। लिहाजा वर्ल्ड बैंक की स्कीम की फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया लिया गया था अफोर्डेबिलिटी का, उसमें हम थोड़ा सा डिसएग्री करते थे, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रही थी वो कन्वर्टेड थी, डिस्टॉर्टेड थी, वो एक्चुअल नहीं थी। खैर, वो जब तक कंप्लीट हो रहा तब तक फिर ये और काम आने लगे, कारण नक्शा पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने भैया इसके लिए हम बने नहीं। तो थोड़ा सा वहाँ हमको अनकंफर्टेबल लगने लगा, तो 86 में मैंने केडीए छोड़ दिया। तो हमने जैसे भी आपको पहले बताया कि आई एम एब्सोल्युटली फर्म इन माय थिंकिंग एंड आई एम फर्म कि आर्किटेक्चर में हमें क्या करना है। अपनी रचना, अपनी परिकल्पना पर अडिग रहने को अक्सर इस मुगालते में लिया जाने लगा कि एक क्लासिक आर्किटेक्ट शायद कभी व्यापारिक दृष्टिकोण से बिल्डर का प्रिय नहीं बन पाएगा। इस विषय पर 2 राय सामने आईं, जिनको सुनना बेशक रोचक होगा। एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, वो बॉम्बे के थे, ठीक है ना सर। तो वो उन्होंने क्लाइंट के लिए प्रॉपर डिजाइनिंग और बिल्डर के लिए एफएसआई का प्रॉपर यूसेज, और उसको प्रॉफिट हो, मतलब ये वन साइडेड नहीं था। उन्होंने दोनों साइड का, यूजर का और बिल्डर का, दोनों को ध्यान रखते हुए अपनी बिल्डिंगों को डिजाइन किया। उनमें एक बहुत बड़ी आर्ट थी कि वो उसी स्पेस में प्रॉपर डिजाइन कर देते थे। लेकिन सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक कमर्शियल आर्किटेक्ट का ठप्पा है। हाँ।
मैं अगर मैन टू मैन, आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट इस बात क्वेश्चन का रखूं तो क्वेश्चन ये है कि क्या चार्ल्स कोरिया, क्या बीवी दोषी एक बिल्डर्स आर्किटेक्ट बन सकते थे? नहीं बन सकते। दैट इज द पॉइंट। नहीं बन सकते। देखिए हम भी फेल हो गए, हम भी। मैं उसी पे आ रहा था कि वो अपना जो एक फोर्टे बनता है, वो फोर्टे क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ देखिए हम भी फेल हो गए कि हम जो डिजाइन करके, ये जो हमारी डिजाइन फिलॉसफी थी वो क्लैश करने लग गई। ईंट ही रहती है, स्तंभ का आकार नहीं ले सकती। एक अकेला धागा कभी चादर का रूप नहीं ले सकता। विचार किसी की व्यक्तिगत सोच बनी रह सकती है, पर विचारधारा में परिवर्तित नहीं हो पाती जब तक कि एक संगठन, एक जुड़ाव ना हो। और शायद यही वजह और वजूद बनता है किसी भी एसोसिएशन का, किसी संघ का। कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूं तब से मुझे तो विरासत में मिली है। इसके पीछे का एग्जैक्ट इतिहास तो शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन एसोसिएशन है ये तो मुझे 93 से पता है। अशोक अग्रवाल, सुनील अस्थाना, आनंद स्वरूप मेहरोत्रा, ये सब थे पहले शुरू में। अशोक गोयल। हमें एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन 25-30 साल पहले की ये बात है। और उस समय हमारे ख्याल से 10 या 15 लोग हुआ करते थे। तब उनमें ये बात हुई कि भाई एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत पीछे हैं, ना हम लोग इंजीनियर की तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं और ना डॉक्टर्स की तरह ऑर्गेनाइज्ड। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, एक कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो एक कुछ लोगों का हाथ चाहिए होता है। जैसे आज मैं ये इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, एसोसिएशन कर रही है, मेरा सपना है कि बहुत अच्छे ढंग से और बहुत आज की तारीख में, आज की स्टेट ऑफ आर्ट के साथ में हो जाए। तो फिर वही बात है कि मुझे भी हैंड्स चाहिए। विस्तृत रूप में आयोजित आइडिया 23 को देखकर सहज ही ये अंदाजा लगा लेना कि इस मंजिल का आगाज भी मखमली कालीन पर चलकर हुआ होगा, कतई गलत होगा। बड़े से बड़े दरख्त को भी अपने जड़ें फैलाने के लिए जमीन से संघर्ष करना ही पड़ता है। यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के शेल्टर में यहाँ पर प्रोग्राम करिए। उस समय पैसा ही नहीं था बिल्कुल, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यूपी एसोसिएशन से कुछ पैसा देंगे। और हमारी बात सुनील अस्थाना से हुई तो कहने लगे कि आप घबराइए नहीं, आप ऑर्गेनाइज करिए, हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सपोर्ट किया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब एक ऐसी मीटिंग की यूपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन की, तो हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे मैंने 500 रुपये लेके और मैगजीन में उनको एडवर्टाइजमेंट किया। 2002 में जब अजय सेठ साहब, जो आज हमारे बीच नहीं है, आर्किटेक्ट अजय सेठ, वो प्रेसिडेंट थे और मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन में जुड़ा था। उस समय सेठ साहब ने एसोसिएशन को एक्टिव करने के लिए एक मुझसे ऐसे डिस्कशन किया, तो मेरे दिमाग में उस समय यह शब्द कौन था, आइडिया। तू परिंदा है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सूरज को अपनी हथेली में कैद करने का जज्बा रखने वाली पीढ़ी, पुरानी विरासत को नई तकनीक के साथ लेकर अपने मुकाम पर पहुंचने को आतुर पीढ़ी। आज की युवा आर्किटेक्ट्स की वो फसल जो आने वाले दौर में उपजेगी, नई सोच, नए आयाम, नई दिशा। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में उनके लिए? आप देखिए ना, जब दूसरे लोग आपको सपना देखने के लिए दे देते हैं तो आपको क्या जरूरत है? आप दूसरों के लिए सपना देखिए, सबसे अच्छी बात है। आर्किटेक्चर डायरेक्टली रिलेटेड है कंट्री की ग्रोथ से।
अगर कंट्री में ग्रोथ होगी तो आर्किटेक्चर डेवलप होगा, वो चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एजुकेशनल हो एंड व्हाट नॉट। स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही। देखिए ऐसे है कि so many people are working for bread and butter, huh? And there are people working only for butter. अगर आप ब्रेड एंड बटर के लिए काम करते हैं, काम बहुत है, क्योंकि काम बहुत है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। कानपुर शहर का भी डेवलपमेंट होगा और अच्छा होगा। आर्किटेक्चर के लिए समय अच्छा आएगा जब आप पढ़ के आते हैं और फील्ड में आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये विचार कर लिया होना चाहिए कि हम आर्किटेक्ट हैं और हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैटर पर ही अडिग रहेंगे। सपाट जमीन पर परिकल्पना और रचनात्मकता से खड़ा करना किसी सपने को, देना मूर्त किसी के आशियाने को, चंद लकीरों को तब्दील कर देना एक बुलंद खूबसूरत इमारत में, यही तो काम है आप जैसे आर्किटेक्ट्स का। आइए चलते चलते एक नज़र देश के उन चुनिंदा रचनाओं पर जो रहेंगी याद साल दर साल अपनी अनुपम कला के लिए और बनेंगी मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए।